नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज हरियाणा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और द न्यूज लॉन्चर परिवार की तरफ से हम अपील करते हैं कि सभी मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करने की कोशिश करें और मतदान जरूर करें। लेकिन इस मतदान के पहले शरद पवार ने महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एक नया शगुफा छोड़ा है, एक बड़ी मांग का समर्थन किया है, उसके बाद तो यही कहा जा सकता है कि हरियाणा चुनाव के पहले शरद पवार ने न सिर्फ महाराष्ट्र जहां चुनाव होने हैं बल्कि हरियाणा में भी जो मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है उस मुद्दे के प्रति अपना समर्थन दे दिया है। और न सिर्फ हरियाणा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिसे कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से विधानसभा के मार्फत जिस फैसले को अमली जामा पहनाया था और उस फैसले को लेकर हालांकि हाई कोर्ट ने उसे रद्द किया, उस फैसले को भी एक तरह से अपना समर्थन दे दिया। शरद पवार ने दरअसल आरक्षण के मामले में आरक्षण की 50% सीमा को आगे बढ़ाकर 75% करने की मांग की है और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस कानूनी सीमा को खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि दूसरे ऐसे क्षेत्र भी हैं, दूसरे ऐसे सेक्टर की जनसंख्या भी है जो जिन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा आरक्षण की मांग महाराष्ट्र में है, जाट आरक्षण की मांग हरियाणा और दिल्ली से सटे राज्यों में है और 2016 में जाट आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हुआ था। वो आरक्षण मिला नहीं, लेकिन उस आरक्षण को लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के हरियाणा के लोगों में अब भी एक टीस है। ठीक इसी तरीके से आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 75% 65% करने का फैसला बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने लिया था, जिसे हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया। अब आज की तारीख में यदि शरद पवार का बयान आता है आरक्षण को लेकर तो सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव तक उसका असर नहीं है, कई राज्यों में उसका असर दिखेगा। आप सबको पता है कि जब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई थी उसके बाद मामला कोर्ट में गया, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इसे कहा गया और इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि आरक्षण तो वैध है मंडल कमीशन का, क्रीमी लेयर को आरक्षण नहीं मिलेगा, पहली बात। और दूसरी बात, आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन तमिलनाडु में आरक्षण 69% था। केंद्र सरकार ने आनंद फानंद में उस फैसले को, तमिलनाडु वाले फैसले को संविधान की नवी अनुसूची में डाला ताकि उसे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से बचाया जा सके। यह बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट अब उसे सुन सकता है, लेकिन आमतौर पर सुनता नहीं है नवी अनुसूची के विषय को। अब शरद पवार ने महाराष्ट्र चुनाव के पहले जो इतनी बड़ी बात कही है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसका मुकाबला करने की स्थिति में है? कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि महाराष्ट्र में मनोज जारंगे पाटिल के नेतृत्व में मराठा आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आया और जब वो मुद्दा आगे बढ़ता दिखा तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ पांव फूलने लगे। कभी कुनबी सर्टिफिकेट के नाम पर ओबीसी में डाल ले, कभी कोई और कवायद, ये सारी कवायद चलती रही। कुछ फैसले भी हुए, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं निकला, इस मुद्दे का समाधान नहीं निकला। और जब इस मुद्दे का समाधान नहीं निकला तो आगामी चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, कोई दो राय नहीं है। मराठा समुदाय की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति निश्चित तौर पर वो नहीं है जो आज से 80-90 साल पहले हुआ करती थी। तो वाकई उनके पास समृद्धि काफी हद तक आज की तुलना में ज्यादा थी। आज जब समाज बदला, समाज बदलने के साथ साथ आर्थिक इकोनॉमिक पैटर्न बदला, सामाजिक आचार व्यवहार बदला, सोशल इंटरेक्शन का तरीका बदला और आर्थिक विकास का पहिया भी एक नए तरीके से 1991 के बाद घूमता हुआ नजर आया, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मराठा समाज की अब वो आर्थिक हैसियत नहीं रही, लेकिन सामाजिक रसूख और हैसियत में शायद ही कहीं कमी आई हो। आर्थिक हैसियत जब उनकी कमजोर हुई और जब कमजोर हुई तो आरक्षण की मांग तेज हुई और समाज में, देश के अंदर कमजोर वर्गों को आरक्षण देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की कोशिश करने में कहां कोई गलत बात है। जिस वक्त संविधान बना उस वक्त सामाजिक पिछड़ेपन को, शैक्षणिक पिछड़ेपन को आधार बनाया गया। बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में अनरिजर्व कैटेगरी को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया उसमें आर्थिक पैरामीटर भी जोड़ा गया। तो जब आर्थिक पैरामीटर जोड़ दिया गया तो दिक्कत क्या है भारतीय जनता पार्टी को मराठा आरक्षण से?
तो दिक्कत क्या है जाट आरक्षण से? तो दिक्कत क्या है पाटीदारों को दिए जाने वाले आरक्षण से? तो दिक्कत क्या है समाज के दूसरे समुदायों को दिए जाने वाले आरक्षण से? यही तो सवाल है। और महाराष्ट्र में जिस ढंग से मनोज जारंगे पाटिल को समर्थन मिला, जिस तरीके से वो आंदोलन आगे बढ़ा और जिस तरीके से सरकार साष्टांग दंडवत होती हुई नजर आई, उसके बाद सबको पता था कि आरक्षण कहां जा रहा है। और यह सिर्फ मराठा की बात नहीं है, धनगर समाज का मुद्दा अलग है। आज आपने देखा किस तरह से महाराष्ट्र में विधानसभा के डिप्टी स्पीकर ने तीसरी मंजिल से कूदने की कोशिश की। निश्चित तौर पर वो प्रयास बहुत ही निंदा के लायक है, किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आरक्षण की राजनीति का दबाव उसका एक कारण भी बताया जा रहा है। कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसमें उसे एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। तो जब डिप्टी स्पीकर बना हुआ व्यक्ति आरक्षण के मुद्दे पर इतने दबाव में महसूस कर रहा है, और याद रखिए वो शरद पवार की ही पार्टी के थे, वो जो बाद में टूटकर अजीत पवार के साथ चले गए, वो पहले शरद पवार के सिंबल पे ही चुनाव जीते थे। तो महाराष्ट्र के सेंटीमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। महाराष्ट्र में कितना बड़ा मुद्दा आरक्षण है, कितना बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, कितना बड़ा मुद्दा मराठी मानुष की तथाकथित उपेक्षा है, कितना बड़ा मुद्दा सामाजिक विमर्श का बदल रहा मुद्दा है, और महाराष्ट्र के अंदर कितना बड़ा मुद्दा मराठी अस्मिता का मुद्दा है। ये सारे मुद्दे जब एक साथ जोड़कर देखे जाए तो आरक्षण तो निश्चित तौर पे बड़ा मुद्दा है। जब भी मराठा आरक्षण की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होती है कि उसे इस ढंग से प्रचारित किया जाए कि ओबीसी वर्ग के हितों को छीनकर मराठा मांग रहे हैं। आज शरद पवार ने वही लाइन क्लियर की है कि किसी का आरक्षण छीनने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कैप को हटाने की जरूरत है जो 50% का कैप लगा हुआ है। क्योंकि उसी कैप का भय दिखाकर जिन्हें आरक्षण पहले से मिल रहा है, उन्हें भय दिखाकर एक अलग तरीके की नैरेटिव को सेट करने की कोशिश होती है कि उसमें ये घुसना चाहते हैं। आज शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया कि उसमें घुसने का न तो ओबीसी आरक्षण में घुसने का कोई इरादा है, न ही SC/ST आरक्षण में मराठाओं को के घुसने का कोई इरादा है, न ही ऐसी मंशा है, बल्कि इस कैप को बढ़ाने की जरूरत है ताकि मराठाओं को आरक्षण मिल सके, ताकि उन दूसरे तबकों को अलग अलग राज्यों में आरक्षण मिल सके जो अब आर्थिक बदलाव के दौर में कहीं न कहीं वंचित समाज के हो चुके हैं या वंचना की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, किसी पार्टी के कोई भी पॉलिटिशियन हो, कोई भी राजनेता हो, हर पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दों का चुनाव करती है। हर पार्टी अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दों के साथ साथ उस मुद्दे के साथ जुड़ने वाले सामाजिक समूहों की पहचान करती है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर एनसीपी पहले ही समर्थन कर चुकी है, शरद पवार वाली एनसीपी समर्थन कर चुकी है। जाति जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई कमिटमेंट नहीं दिखाई है कि वो जाति जनगणना कराएगी। सामान्य जनगणना तो करा नहीं पा रही, लेकिन कास्ट सर्वे कराकर बिहार में नीतीश कुमार ने जिस तरीके से आरक्षण का कैप बढ़ाया था, उसके बाद लोकसभा चुनाव तक तो कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के खात्मे के बाद हाईकोर्ट के द्वारा उस फैसले को रद्द कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने की तैयारी है, और जेडीयू के लोग ये डिमांड कर रहे हैं। आज ही उनकी राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें पूरी संभावना इस बात की है कि आरक्षण बढ़ाने वाले मुद्दे को संविधान की 9वीं अनुसूची में पहुंचाने का प्रस्ताव पारित भी किया जा सकता है और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो एक ऐसे दौर में जब हरियाणा में वोटिंग होने जा रही है, वोटिंग हो रही है, जाट आरक्षण वहां एक मुद्दा रहा है, लोगों ने देखा है उस आंदोलन की ताकत को। बिहार में एक मुद्दा है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का पीडीए चल रहा है, राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। दक्षिण भारत में सामाजिक न्याय की लड़ाई पूरे देश में वीपी सिंह के द्वारा शुरू की गई लड़ाई की काफी पहले से आकार ले चुकी है, और उस परिस्थिति में समाज सुधार आंदोलनों के लिए विख्यात रहा महाराष्ट्र जब आरक्षण की राजनीति और जाति गणना की राजनीति में कूदने का फैसला करे। वहां की राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले शरद पवार, जिनकी पार्टी भले ही टूट गई लेकिन जज्बा नहीं टूटा, हिम्मत नहीं टूटा, और सियासत का जो ककहरा उन्होंने कईयों को सिखाया वो भले टूट कर चले गए, लेकिन उनकी राजनीति करने का तरीका नहीं टूटा, वो नहीं बदला। वो शरद पवार जब इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े हैं तो एक तरफ तो महाराष्ट्र के चुनाव को साध रहे हैं, और स्वाभाविक है कि जब
महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी, यानी इंडिया गठबंधन की सरकार चुनाव में यदि बनी, चुनाव के बाद, तो आरक्षण बढ़ाने का फैसला वहां राज्य में होगा। यह भी संभव है कि पटना में जैसे हाईकोर्ट ने, बिहार में हाईकोर्ट ने जिसे खारिज किया, वहां भी खारिज हो। लेकिन उसके पहले जो कोशिश अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के पाले में गेंद फेंकने की जो कोशिश शरद पवार ने की है, अब चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर फैसला लेना होगा। ये फैसला आमने सामने में नहीं होता, अध्यादेश के जरिए हो सकता है। उसके बाद अध्यादेश को संसद की मंजूरी दिलानी होगी। लेकिन 8 अक्टूबर को हरियाणा की काउंटिंग खत्म होगी, उसके तत्काल बाद 2-4-5 दिनों में महाराष्ट्र का चुनाव अनाउंस होगा। तो क्या इतना पर्याप्त वक्त है कि एक आचार संहिता खत्म हो रही है, दूसरी आचार संहिता लगने जा रही है, और उस बीच में जो 2-4 दिन या हफ्ते दिन का समय है, इसमें सारी कवायद संसद से पारित कराना, कैबिनेट की मंजूरी दिलाना, और ये सारे काम भाजपा कर सकती है क्या? स्वाभाविक है नहीं कर सकती, क्योंकि यदि यही काम उसे करना होता तो जाति जनगणना कब की वो करा चुकी होती, सामान्य जनगणना तक नहीं करा पाई। अब आरक्षण की पॉलिटिक्स, जो हमेशा हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के सामने एक एंटीडोट के तौर पर खड़ी होती है, उसमें शरद पवार ने भी अपनी तरफ से अपना योगदान दे दिया है। देखते जाइए, मराठा अस्मिता और आरक्षण का सवाल दोनों जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो सियासत किस रूप में बदलती है। बीएमसी का चुनाव तो टाला जा सकता था, कोई ना कोई बहाना करके, मुंबई महानगर पालिका का, वो टाला भी गया। विधानसभा नहीं टाला जा सकता, विधानसभा चुनाव कराने पड़ेंगे, जनता को मौका देना पड़ेगा, और जब जनता को मौका देना पड़ेगा, चुनाव कराने पड़ेंगे, तो आरक्षण के सवालों से भी जूझना होगा, मराठी अस्मिता के सवालों से भी जूझना होगा, और महाराष्ट्र में गुवाहाटी मॉडल का सवाल तो पहले से ही खड़ा है। और ये सारे सवाल एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे तो शरद पवार की राजनीति का महत्व अपने आप समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।